आज का टॉपिक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर को हम लोग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में सिंपल नॉलेज बताता हूँ। जैसे डायोड को डायोड क्यों कहा जाता है, पता है? नहीं पता? नहीं। कि डायोड को डायोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो, आप डायोड में क्या करते हो, एक पी टाइप और एक एन टाइप का मिक्सिंग करते हो, है ना? तो एक पॉजिटिव टाइप इलेक्ट्रोड होता है, एक निगेटिव टाइप इलेक्ट्रोड होता है। कितने इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होते हैं? दो। तो दो माने डाई होता है और इलेक्ट्रोड का ओड, दो शब्द जोड़ के इसको क्या बनाया जाता है? डायोड। डायोड का मतलब डाई इलेक्ट्रोड, ठीक है? एक पी टाइप और एक एन टाइप। तो जो आपका ट्रांजिस्टर होता है ये ट्रायोड होता है। ये क्या होता है? ट्रायोड। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होते हैं? तीन, ठीक है? तीन इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होते हैं। ट्रांजिस्टर का जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है, सॉरी इंग्लिश मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर। यहाँ इसका ट्रांसफर, इसका इस रेजिस्टेंस का जो रजिस्टर वर्ड है इसका ट्रांस वर्ड, और ट्रांसफर का इधर और इधर का टर, दो का मिलके इसको बनाया जाता है ट्रांजिस्टर। जैसे यहाँ रेजिस्टेंस है ना, तो रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने की विधि रजिस्टर कहलाती है। इसीलिए उसमें से रजिस्टर और इसमें से ट्रांसफर में से ट्रांस, दो वर्ड मिला के क्या बनाया जाता है? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में होता क्या है कि जो डिप्लीशन लेयर के कारण, अवक्षय परत के कारण प्रतिरोध निर्मित होगा, उस प्रतिरोध का ट्रांसफर होता है। जब आप आगे चल के भी पढ़ोगे कि कैसे ट्रांसफर, तो वहां मतलब समझ जाओगे कि इसका नाम ट्रांजिस्टर ही क्यों रखा गया। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है? प्रतिरोध का ट्रांसफर होना, उसको क्या नाम क्या दिया गया? ट्रांजिस्टर। जब प्रक्रिया विधि समझोगे तो इसका मतलब समझोगे। और ये पूर्ण रूपेण होता क्या है? ट्रायोड होता है। ट्रायोड मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होंगे? तीन। अब ये जो है दो प्रकार के आपके होते हैं, ठीक? सॉरी, दो प्रकार के आप ट्रायोड यहाँ आपके सिलेबस में है, होते बहुत सारे हैं बट आपके सिलेबस में सिर्फ दो। पहला ट्रायोड है पीएनपी ट्रायोड, दूसरा है एनपीएन ट्रायोड, ठीक है? पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक? पीएनपी ट्रांजिस्टर का मतलब होता है कि इसमें एक पी टाइप है, एक एन टाइप है, एक फिर पी टाइप है। डायोड में क्या होता था? केवल एक पी टाइप और एक एन टाइप। और यहाँ आपको ग्रुपिंग इस प्रकार की जाएगी कि दो पी टाइप एक एन टाइप, या दो एन टाइप एक पी टाइप की ग्रुपिंग की जाएगी। तो मतलब इनका आकृति लगभग जब इनके बारे में आप पढ़ोगे ऐसा, एक होगा आपका पी एन पी, दूसरे के बारे में एनपीएन बनाओगे तो भी सेम वही गतिविधि होंगी, एन पी एन, ठीक है? तीन तरह के अर्धचालकों को मिक्स करके क्या बनाया जाता है? ट्रांजिस्टर, ठीक है? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रायोड। ये दो टाइप के होते हैं, पीएनपी या तो एनपीएन। अब इसमें जो है, अगर इसको और गहन अध्ययन करोगे तो अगर चित्र के अनुसार देखो तो मैंने चित्र में एक विविधता रखी हुई है। जब मैं डायोड पढ़ाता था तो वहां पे आप लोग पढ़ते थे तो पी टाइप और एन टाइप को एक समान आकृति में रखा जाता था। लेकिन अगर इन दोनों चित्रों को समझोगे तो मैंने इन दोनों चित्रों में क्या किया हुआ है कि पहले पी टाइप को बड़ा बनाया है, फिर बीच वाले एन टाइप को छोटा बनाया है, फिर इसको सबसे बड़ा बनाया है ना? तो कारण क्या होता है कि जो पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, इसका जो पहला अर्धचालक होता है, जैसे मान लीजिए पी टाइप अर्धचालक पहला है, तो पी टाइप अर्धचालक के अंदर आप जानते हो क्या मौजूद होते हैं? होल मौजूद होते हैं। इसमें क्या भरे होंगे? होल। फिर ये आपके पास एन टाइप है, एन टाइप में क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन। फिर आपके पास एन, फिर वापस पी टाइप है, तो पी टाइप में फिर आपके पास क्या रहेंगे? होल। ठीक है? अब देखिए, इसकी संरचना समझने से आपको संरचना में सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना होता है कि जो इसका प्रथम भाग होता है इसे बोला जाता है इमीटर। क्या बोला जाता है? इमीटर। इमीटर का हिंदी मतलब होता है उद्दीपक, ठीक है? चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, उसका जो पहला भाग होगा वो क्या कहलाएगा? इमीटर, माने उद्दीपक।
बीच वाला भाग कहलाता है लीस्ट भाग, या नहीं सॉरी बेस बोलते हैं। बेस माने आधार, क्या बोला जाता है इसको? आधारीय भाग। फिर तीसरा भाग जो होता है इसे बोला जाता है कलेक्टर। कलेक्टर माने एकत्रित करने वाला भाग। संग्राहक, हिंदी इसकी क्या होती है? संग्राहक। ठीक। अगर यदि एनपीएन है तो यहाँ एन टाइप क्या होगा? इमीटर, पी टाइप क्या होगा? बेस, और एन टाइप क्या होगा? कलेक्टर। ठीक है। इमीटर, और दूसरी चीज अगर ढंग से थोड़ा सा चित्र से ये आइडिया पाए होंगे, समझ में आया होगा कि ये जो इमीटर है ये इसका आकार कैसा होता है? मीडियम। मीडियम आकार है कि नहीं है? और इसका आकार सबसे छोटा, यानी सबसे छोटे को बोलते हैं लीस्ट। ठीक। और इसका आकार सबसे बड़ा होता है लार्ज आकार, लार्ज साइज का होता है। मतलब कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, इमीटर, बेस, कलेक्टर। तो अगर इन लोगों को इनका हम अध्ययन करके देखते हैं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि इमीटर का आकार मीडियम होता है, बेस का आकार सबसे पतला होता है, और कलेक्टर का आकार सबसे बड़ा होता है। ठीक, आई बात समझ में? फिर अगर थोड़ा सा और अध्ययन करके समझने का प्रयास करोगे तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका मीडियम है वो आकार छोटा होने के कारण बावजूद भी इसमें होल बहुत ज्यादा भरे ना, होल के पास जगह कम है ना, एकदम सघन रूप में भरे हुए हैं। तो इनमें जो होल की डोपिंग की जाती है, बहुसंख्यक आवेश की डोपिंग की जाएगी, वो बहुत ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होगी? होल की। ठीक, मतलब अगर यही चीज एन टाइप का इमीटर की बात करोगे तो यहाँ सबसे ज्यादा क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन। मतलब आवेशों के आधार पर देखा जाए, इनके बहुसंख्या के आवेशों के आधार पर देखा जाए तो इमीटर जो होगा उसमें आवेशों की संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा। जैसे जेनर डायोड बनाते समय क्या स्पेशल डोपिंग की गई जाती थी, इसी तरह जो पी टाइप वो पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर का हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करने के दौरान जो पी इसका मतलब इमीटर होगा, चाहे वो पी टाइप का हो चाहे एन टाइप का हो, वो अपने बहुसंख्यक आवेशों की अधिकतम मात्रा द्वारा संग्रहित रहता है। मतलब उसमें आप जो उनके बहुसंख्यक आवेश होंगे वो बहुत अधिक मात्रा में, बहुतायत मात्रा में भरे होते हैं अपेक्षाकृत बेस के और कलेक्टर के। ठीक ना। फिर जो आपका कलेक्टर होगा उसमें मीडियम रेंज में, मीडियम रेंज के मतलब है ना बहुत अधिक ना बहुत कम, सामान्य रूप में होल भरे होते हैं। ठीक है। जो बेस होता है उसमें सबसे कम मात्रा में उनके बहुसंख्यक आवेश भरे जाते हैं। इतनी बातें समझ में आई। ये चीज अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा तो ये इसका क्या होगा? इमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। सेम सिस्टम क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। ठीक। यहाँ पी टाइप, यहाँ पे होल की मात्रा कम होगी। सबसे कम किसके पास आवेश होते हैं? बोलो। ट्रांजिस्टर में सबसे कम किसमें आवेश होंगे? बेस में। ठीक है। सबसे ज्यादा इमीटर में। और मीडियम रेंज किसकी होती है? कलेक्टर की, संग्राहक की। ठीक। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर आपके सामने बना हुआ है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का पहला इसका जो इमीटर होगा वो एन टाइप का होगा, बेस पी टाइप का होगा और कलेक्टर एन टाइप का होगा। और पीएनपी में इमीटर पी टाइप होगा, बेस एन टाइप होगा और कलेक्टर भी क्या होगा? एन टाइप होगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। तो पहले तो चित्र बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं, बताते हैं। देखो अब इसमें जो है अगर दो तीन बातें आपको एकदम ढंग से याद रहनी चाहिए कि आवेशों की डोपिंग किस प्रकार की होती है, आकार कैसा होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो, अब इसमें हम लोगों को इसका प्रतीक कैसा होता है, प्रतीक कैसे बनता है, मतलब बिना लिखे केवल प्रतीक के आधार पर हमको पहचानना है कि कौन सा पीएनपी ट्रांजिस्टर है और कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्योंकि इस तरह लिखा नहीं मिलेगा कहीं पर। ठीक है, अगर कहीं पे सिंबल लगा हुआ है बरकत में तो वहां पे आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कौन सा क्या बोलते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर है और कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है। जैसे इसके लिए क्या होता है कि जो सिंबल समझ लीजिए, ट्रांजिस्टर, हर एक ट्रांजिस्टर से तीन तरह के, पहले तो पी टाइप का, जिसे मान लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर में हमें
तीन चीजें मिल रही हैं। क्या क्या मिल रहा है? इमीटर मिल रहा है, दूसरा मिल रहा है बेस मिल रहा है, और तीसरा मिल रहा है कलेक्टर। ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोगों को कॉमन एमीटर का सिंबल चाहिए, तो एमीटर का सिंबल होता है इस तरह, ऐसे, और इसमें एरो का निशान लगा होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे, दोनों तरह के। ठीक है। अब ये एरो का निशान किस आधार पर लगेगा कि धारा का प्रवाह किधर है, पी से एन की ओर है कि एन से पी की ओर। ठीक, आई बात समझ में? तो इसमें एरो का सिंबल लगा रहेगा इमीटर में। इमीटर का प्रतीक सीधे से तिरछा लाइन, उस पे एरो का निशान, और एरो का निशान कहाँ रहेगा? पी से एन की ओर, क्योंकि धारा कहाँ बहती है? पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो जैसे मान लीजिए पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है, एमीटर का सिंबल ऐसे बनाओगे तो यहाँ पी है और यहाँ एन है, तो एरो का निशान कहाँ होगा? इधर। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो यहाँ एन होगा, यहाँ पी होगा, तो फिर धारा का चिन्ह कैसे चला जाएगा? इधर। ठीक ना? तो एरो का जो सिंबल है इमीटर में, वो धारा की दिशा के अनुसार बदलता है। ठीक है। जो बेस होता है, बेस का सिंपल चिन्ह होता है इस तरह, ठीक है, टी जैसा। जो कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर का सिर्फ इस तरह से। आई बात समझ में? जैसे हम जोड़ के दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए पीएनपी का बनाना है। किसका बनाना है? पीएनपी का। तो पहले ये बन गया एमीटर, एमीटर में पी इधर है, एन इधर है, मतलब धारा का प्रभाव पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, इस तरह बन जाएगा। फिर ये बन गया इसका कॉमन बेस। ठीक, उसके बाद एन है, वो इमीटर कलेक्टर है, एक का सिंबल हो गया टोटल पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस तरह यहाँ लिखेगा नहीं मिलेगा आपको, इसमें सीधे इस एरो के हिसाब से पता चल जाएगा ये क्या है? पी, और ये क्या है? एन। तो पीएनपी है, तो पी ये हुआ, बेस का है एन का, और ये तो कौन सा ट्रांजिस्टर हो गया? पीएनपी, क्योंकि अगर बेस एन है पीएनपी होगा। अगर यही चीज धारा की दिशा आप बदल दीजिए, यूं कर दीजिए, तो आप इतना कंफर्म हो गया कि धारा की दिशा पी से एन की ओर होती है। इसका मतलब बेस का है का होगा? पी का, और ये का है का होगा? एन का। तो एन पी एन, और किस प्रकार का ट्रांजिस्टर हो जाएगा? एनपीएन। अगर धारा की दिशा इधर है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर। प्रतीक समझ में आया? ठीक ना? एक एमीटर का प्रतीक होता है, एक कॉमन बेस का, और ये कलेक्टर का। ठीक है। इनको जोड़ के दो प्रकार के आप ट्रांजिस्टर बनाओगे, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ धारा की दिशा के हिसाब से यहाँ वहां पे लिखा नहीं मिलेगा आपको। ठीक, उसको आपको स्वतः पहचानना पड़ेगा। कोई ओके? अब आगे है पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि। इसमें होता क्या कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने जितना इसका बेसिक नॉलेज है ट्रांजिस्टर का, इनका सिंबल कैसा होता है, ठीक है, सिंबल के अतिरिक्त ये किस प्रकार बनाए जाते हैं, इमीटर में किस तरह आवेश भरे जाते हैं, इमीटर में आवेशों की संख्या क्या होती है, बेस में क्या होती है और कलेक्टर में क्या होती है, सारी चीजें आप जान गए। इमीटर को हिंदी में क्या बोला जाता है? उत्सर्जक या उन्नायक या उद्दीपक। ठीक है, तीन नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह, किसी बुक में आप उत्सर्जक पाओगे, किसी में उन्नायक पाओगे, किसी में उद्दीपक पाओगे। ठीक है। बेस को क्या बोला जाएगा? आधार, और इसको क्या बोला जाएगा? संग्राहक। ठीक है। तो इनमें जब क्रियाविधि की जाती है तो क्रियाविधि के दौरान जैसे P को N से जोड़ोगे तो यहाँ एक अवक्षय परत बनेगी, फिर एक P और N के मध्य करोगे तो एक यहाँ अवक्षय परत बनेगी। अवक्षय परत की संख्या कितनी होगी? ठीक। अब जब इनको जब जोड़ा जाता है तो इमीटर और प्लस बेस, इन दोनों को हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट किया जाता है। क्या में कनेक्ट किया जाता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में। अब बेस और कलेक्टर को हमेशा बैकवर्ड या रिवर्स बाइसिंग में जोड़ा जाता है। ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होता है? इनको लो वोल्टेज में जोड़ा जाता है। क्या में? लो वोल्टेज के साथ, और इसको हाई वोल्टेज के साथ जोड़ा जाता है। ठीक, ये भी दो बातें आपको एकदम ढंग से याद रहनी चाहिए कि जब भी हम लोग ट्रांजिस्टर को जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में, बैटरी अथवा सेल के साथ जोड़ते हैं क्रियाविधि काम करने के लिए, तो इमीटर और
बेस जो है लो बैटरी के साथ फॉरवर्ड बाइसिंग में जुड़ता है, बेस और कलेक्टर हाई वोल्टेज की बैटरी के साथ बैकवर्ड या रिवर्स बाइसिंग में जुड़ता है। ठीक है, तो मतलब कैसे जोड़ोगे, देखो ये हो गया आपके, एक तार इधर से निकलेगा बेस से, क्योंकि बेस का सिंबल यू रहा, यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। इनके बीच जो बैटरी होगी इसका पी टाइप है तो यानी पॉजिटिव सिरा होगा, और यहाँ पे एन टाइप लो वोल्टेज की बैटरी, इसलिए सिंबल केवल कितने दिखाए गए, ए। और इसका जो एन ये वाला पी टाइप है और ये बेस जो है, ये दोनों कैसे जुड़ेंगे, रिवर्स बाइसिंग में। मतलब एन को कैसे जोड़ोगे, प्लस से, पी को कैसे जोड़ोगे, माइनस से। और हाई वोल्टेज होने के कारण यहाँ आप क्या दिखाओगे, बैटरी की सेल की संख्या क्या दिखाओगे, ज्यादा दिखाओगे, ये प्लस सिरा और ये माइनस। ये कहे में है आपके रिवर्स बाइसिंग में और ये कहे में है फॉरवर्ड बाइसिंग में। आई बात समझ में, ये कैसा वोल्टेज कैसा है, लो, और ये कैसा है हाई वोल्टेज, ठीक। आई बात समझ सब, इतनी बातें याद रखेंगे ढंग से, नोट कर लीजिए, फिर क्रिया विधि समझाइए। देखिए अब सुनिए कार्य विधि। जब इसको इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि आपका इमीटर और बेस जो है वो कैसे हो, मतलब फॉरवर्ड बाइसिंग में, और कलेक्टर और बेस रिवर्स बाइसिंग में हो। तो जस्ट धार भाई आपको इधर तो पता है कि बैटरी समायोजित करने पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कर सके। तो अब ये पी और एन जो है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट है जी। तो इतना पता है ना कि फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करने पर अवक्षय परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, खत्म हो जाती है, धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ये डायोड पढ़ के आपने सीखा हुआ। तो जब जैसे इसको ये फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट होगा तो धारा इधर प्रवाहित होगी, तो प्रवाहित होने से क्या होगा कि यहाँ पे जो अवक्षय परत होगी वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अवक्षय परत के नष्ट होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अपना इधर मार्ग में गति करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना कहाँ आएगा, एन टाइप से अपने होते हुए अपना परिपथ कंप्लीट करेगा। ठीक, परिपथ, क्योंकि इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एकदम सर्किट प्रवाहित करेगा अपना पूरा करने के लिए, और इसकी अवक्षय परत एकदम मूल रूप में खत्म होगी। मूल रूप में खत्म होने के कारण यहाँ का जो अवरोध था वो अवरोध अब यहाँ नहीं रह पाएगा। समझना बात को, जैसे आपने फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट किया तो यह अवक्षय परत, क्योंकि अवक्षय परत का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकत्रित हो जाएंगे और यहाँ पे होल एकत्रित होगा। तो जैसे आप फॉरवर्ड बाइसिंग में कनेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ आने लगेंगे, इधर, और यहाँ का धनायन किधर आने लगेगा, इधर। अवक्षय परत पूर्ण रूप में नष्ट, खत्म कहानी है अवक्षय परत। अब जो अवक्षय परत जब यहाँ से खत्म हो गई तो जो यहाँ का अब अवरोध था वो अवरोध ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाता है, यहाँ पे। क्योंकि अब ये वाली अवरोध क्या होगी, बड़ी होगी। बड़ी क्यों होने लगी, क्योंकि ये किस में जुड़ी है, रिवर्स बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में पड़ी हो कि अवक्षय परत क्या होने लगती है, बड़ी होने लगती है। तो यहाँ का अवरोध क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अवक्षय परत का मतलब अवरोध, वो खत्म होकर अब यहाँ अवरोध क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो मतलब अवरोध का मतलब आप जानते हो, धारा के मार्ग का जो अवरोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बोलते हैं। तो यहाँ का प्रतिरोध खत्म होकर वो यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, एन और पी के मध्य। तो बढ़ना शुरू हो, मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस ट्रांसफर होकर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे कलेक्टर के पास। इसीलिए इनको नाम क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ प्रतिरोध का क्या हो जाता है, ट्रांसफर होता है, इसीलिए वहीं से इसको एक नाम दिया गया ट्रांजिस्टर। नहीं, पहले इसको क्या बोला जाता था, ट्रायोड बोला जाता था। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से, क्योंकि विद्युत धारा का प्रवाह कहाँ होगा, धन से लेके ऋण सिरे पे होता है, तो यहाँ से बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपना, तो धनात्मक सिरे से पहुंचेगा यहाँ तक। पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रॉन के वेग के बारे में जानते हो, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। वो अपना वेग लेके धनात्मक सिरे, क्योंकि अवक्षय परत नामक कोई भी अवरोध अब यहाँ पे नहीं रह गया, इलेक्ट्रॉन अपना निकलेगा, यहाँ पहुंचेगा। अब उस इलेक्ट्रॉन को घूमना कहाँ चाहिए था, इधर, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है। क्यों नहीं घूम रहा है, क्योंकि अवक्षय परत खत्म हो गई। अब जैसे तुम्हें को तेज से दौड़ा दूंगा इधर से, यहाँ से, और बोल दो यहाँ से घूम जाओ, तो घूमना आसान नहीं होगा। एकदम बहुत सारे तेज वेग में हो तो आप एकाएक घूम नहीं सकते हो, भिड़ जाओगे दीवार से। तो वही हाल यहाँ इलेक्ट्रॉन का होगा कि इलेक्ट्रॉन तीव्र गति के वेग से पहुंचेगा। तो अब यहाँ तो कोई अवरोध है, ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मुड़ जाएगा, वो मुड़ेगा नहीं। कुछ ही जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, 2-4 इलेक्ट्रॉन अवक्षय परत, क्योंकि आपने इतना पढ़ा कि एन टाइप में बहुत ही लीस्ट मात्रा में डोपिंग की जाती है।
तो जो इसके इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो इधर गति करके धारा का प्रवाह करेंगे, तो लेकिन जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो वापस मुड़ के इधर नहीं लौटेगा, वो ट्रांसफर होकर कहां पहुंचने का प्रयास करेगा, पी टाइप की। क्यों पहुंचने का प्रयास करेगा, क्योंकि यहां भी आप इतने समझते हो कि अगर पी टाइप है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठा रहेगा और यहाँ कौन इकट्ठा रहेगा, होल इकट्ठा रहेगा ना। तो यहाँ का होल इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के जा रहा है जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसको वो यहाँ ना घूमने के बजाय किधर जाने का प्रयास करेगा, इधर। क्यों, क्योंकि अवक्षय परत पे जो ये धनात्मक आवेश मौजूद है वो इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करके मार के जब कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। ठीक, और जब मार्ग यहाँ होके धीरे धीरे यहाँ प्रवाहित होकर कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ तक पहुंचेगा, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, अपना पूरा सर्किट घूम के कंप्लीट किया, तो कितने धारा प्रवाहित हुई, पहले एक धारा यहाँ प्रवाहित हुई, तो इसको बोला जाता है आई। क्या बोला जाता है, आई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलेगा तो एक धारा यहाँ प्रवाहित होगी। ये धारा जब यहाँ तक पहुंची तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए, तो एक धारा यहाँ प्रवाहित हुई जिसको बोला जाता है आई बी। ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन जो मुख्य इलेक्ट्रॉन थे, जो मेन इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले था वो यहाँ मुड़ नहीं रहा है, केवल यहाँ कौन इलेक्ट्रॉन मुड़ रहा है, जो एन टाइप का अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन है वो इधर मुड़ के आ रहा है। और जो मेन इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होकर गया था वो इलेक्ट्रॉन सीधे निर्गत हो गया और उसने यहाँ एक धारा बढ़ाई जिससे क्या बोला जाता है आई ए, चाहे सी, अपने से कुछ भी डिनोटेशन दे सकते हैं। तो अब अगर देखो तो टोटल धारा क्या थी, आई ई, टोटल आई ई धारा प्रवाहित हो रही है। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर के अंदर प्रवेश करता है तो ये पी और एन जो है आपके इमीटर और बेस जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग से जुड़े होने के कारण यहाँ की अवक्षय परत जब नष्ट हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन का इतना ज्यादा वेग है कि वो मुड़ नहीं पाता, वो सीधा इसकी, और धनात्मक आवेश है इसलिए इलेक्ट्रॉन को मुड़ने भी नहीं देता, क्योंकि धनात्मक आवेश अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ चला जाएगा, इस एन टाइप में, और इधर से प्रवाहित होते हुए अपना एक पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ मौजूद थे वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूम के यहाँ जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं है। एक्स्ट्रा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जो गया था वो पूरा कंप्लीट करके परिवर्त घूम गया। तो कुल एक धारा यहाँ प्रवाहित हुई, वो ये धारा आई बी किनके कारण हुई, एन टाइप में उपस्थित अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ठीक है, सॉरी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होता है। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया वो इधर से प्रवाहित होकर यहाँ धारा प्रवाहित किया आई ए, तो टोटल धारा क्या होगी आई ई, और आई ई बराबर क्या होगा आई बी धन की आई। ठीक, आई बात समझ में, क्रिया विधि समझ में आई। तो इसको ट्रांजिस्टर नाम क्यों दिया गया, क्योंकि दूसरे इमीटर का जो अवरोध है, इमीटर की जो अवक्षय परत है वो नष्ट होके बढ़ कहाँ जाती है, फिर वहां पे कलेक्टर के पास, इसलिए इसके यहाँ का रेजिस्टेंस ट्रांसफर होके कलेक्टर के पास पहुंचता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है ट्रांजिस्टर। इनमें जो है अवरोध क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। ठीक, आई बात समझ लो।